नमस्कार मेरे सभी रसगुल्लों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में हम जिस जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो है जालोर जिला, जिसे अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसे जबालीपुर के नाम से जाना जाता है। भारत की ग्रेनाइट सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ के अजय दुर्ग, सोरणगिरी या जालोर दुर्ग के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ साथ में यहाँ का प्रसिद्ध ढोल नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ साथ में 2031 का जो मास्टर प्लान क्या रहता है जालोर जिले के बारे में, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इसी क्लास से आपके जालोर ज़िले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम जालोर ज़िले से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ साथ में यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज इस ग्रेनाइट सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जालोर जिला। राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने पहले से जिले करवा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप सभी मेरे जिले हैं वो देख सकते हैं, अपने नोट्स पूर्ण कर सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहती है क्योंकि इन्हीं जिलों से क्वेश्चन है वो अमूमन पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं राजस्थान जिला दर्शन की क्लास के जालोर जिले में। और अगर सबसे पहले अगर जालोर के परिचय की बात करें तो जालोर के अगर परिचय में देखें तो इसे जबालीपुर के नाम से जाना जाता है। यानी जालोर जिले को सबसे पहले जो नाम मिला था, प्राचीन नाम, वो था जबालीपुर। और जबालीपुर किसके नाम के आधार पर पड़ा था? महर्षि जबाली की यहाँ पर तपोभूमि रही है, यानी यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। किसने? महर्षि जबाली ने। और महर्षि जबाली जी ने यहाँ तपस्या करने के बाद में यहाँ इस क्षेत्र का नाम पड़ गया जबालीपुर। इसके साथ साथ में यह एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे सूरणगिरी या फिर सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक पहाड़ी पर स्थित है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो अधिक है और इसलिए इसे सूरणगिरी या फिर सोनगिरी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ सकते हैं सूरणगिरी के नाम से या सोनगिरी के नाम से किस जिले की पहचान है? तो वो है जालोर जिला, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके साथ साथ में प्रसिद्ध उपनाम की बात करें तो इसे ग्रेनाइट पत्थर के विशाल उत्पादन और भंडारण के कारण इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन है और जो सबसे ज़्यादा जो भंडार आज भी मौजूद है वह है ग्रेनाइट पत्थरों का। और ग्रेनाइट पत्थरों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है, इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रसिद्ध उपनाम है, यानी ग्रेनाइट सिटी के नाम से किस जिले की पहचान है या किस जिले को जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि जालोर जिले को जाना जाता है। अगर हम रोचक तथ्य की बात करें तो यह जिला मारवाड़ी घोड़ों का पालना कहलाता है। यानी जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं, और मारवाड़ी घोड़े बहुत सुंदर होते हैं, वफादार होते हैं और अपने आप में एक बहुत मेहनती होते हैं ये घोड़े, इसलिए इसे घोड़ों का पालना या मारवाड़ी घोड़े पाए जाते हैं तो इसलिए घोड़ों का पालना कहा जाता है। किस जिले को? जालोर जिले को। तो जालोर जिले को मारवाड़ी घोड़ों का पालना कहा जाता है। इसके साथ साथ में रोचक तथ्य के 2 नंबर देखें तो 778 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने जालोर दुर्ग में ही रहकर अपने ऐतिहासिक ग्रंथ कुवल्यमाला की रचना की थी। यानी जो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे, ये समय की बात है 778 ईस्वी की, और 778 ईस्वी में जालोर दुर्ग में ही जैन आचार्य ने यहाँ पर रह करके एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था उद्योतन सूरी, और उन्होंने ग्रंथ लिखा था कुवल्यमाला। और कुवल्यमाला के अक्षर
पूछे जाते हैं। कुविल्यमाला ग्रंथ की रचना कब हुई थी? 778 ईस्वी में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किसने रचना की थी? उद्योतन सूरी ने। किस किले में की थी? जालोर के किले में की थी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी एक रोचक तथ्य 2 में आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं इसे। तो ये था जालोर जिले के परिचय के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ की स्थापना और यहाँ का इतिहास किस तरह का रहा है, यानी स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या था। तो जिला स्थापना की अगर बात करें तो जालोर दुर्ग का निर्माण है वो 8वीं शताब्दी यानी 730 से 760 ईस्वी में किया गया था। यानी जालोर जिले की जो स्थापना की गई थी या जालोर दुर्ग का निर्माण किया गया था वो 8वीं शताब्दी में किया गया था। 730 से लेकर के 760 के मध्यवर्ती जो समय था उस समय में जालोर दुर्ग का निर्माण किया गया था। और आपको पीछे मैंने बताया था 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने कुविल्यमाला ग्रंथ की रचना की थी, वो जालोर दुर्ग में ही की थी। और इसका निर्माण जो दुर्ग का हुआ था 730 से लेकर के 760 ईस्वी के समय हुआ था। और इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था नागभट्ट प्रथम ने। किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक माना जाता है। अब इसे जालोर है वो सोनग्रा चौहानों से किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो 1181 में नाडोल के शासक थे जिसका नाम था अलहण, और अलहण के पुत्र कीर्तिपाल ने परमारों को हराया था। तो 1181 का वो समय था और 1181 में नाडोल के शासक थे अलहण के पुत्र कीर्तिपाल, और कीर्तिपाल ने यहाँ के परमारों को हरा करके चौहान सोनग्रा जो चौहान थे उनकी स्थापना या नींव रखी थी यहाँ पर। और कीर्तिपाल ने ही यहाँ सोनग्रा चौहान वंश की ऐतिहासिक नींव रखी थी। तो आपको पता होना चाहिए सोनग्रा चौहान की राजवंश की नींव किसने रखी थी? वो रखी थी कीर्तिपाल ने, ठीक है ना। और किसे हराया था? वो हराया था परमारों को। कब हराया था? 1181 में। और वहां पर शासक कहाँ का बना था? नाडोल के शासक अलहण के पुत्र थे कीर्तिपाल। उन्होंने हरा करके सोनग्रा चौहान राजवंश की एक मजबूत नींव रखी थी। अब 1131 का ऐतिहासिक साका देखें। 1131 का जो साका हुआ था और उसमें दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भयंकर आक्रमण हुआ था। यानी दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और यहाँ का शासक था कानड़देव सोनग्रा, और कानड़देव सोनग्रा और उसका पुत्र था वीरमदेव। तो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यानी कानड़देव और कानड़देव के पुत्र थे वीरमदेव, और वीरमदेव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये समय की बात है 1311 में। तो ये 1311 में यहाँ पर साका हुआ था और दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ के जो सेनापति थे बिक्का दहिया ने राज्य के साथ विश्वासघात किया था। यानी जो जालोर दुर्ग के बारे में उन्होंने गुप्त मार्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था, इसलिए बिक्का दहिया को यहाँ का विश्वासघाती सेनापति के नाम से जाना जाता है। तो यानी कानड़देव और वीरमदेव के साथ में जो विश्वासघात किया था जिसका नाम था बिक्का दहिया। तो याद रखना है 1131 का साका किन किन के मध्य हुआ था? वो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, और जालोर का शासक था कानड़देव, और उसका पुत्र था वीरमदेव। तो दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे। और यहाँ का सेनापति, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जालोर कानड़देव का सेनापति कौन था जो यहाँ का विश्वासघाती बना था? तो वो है बिक्का दहिया। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ऐतिहासिक महत्व में जालोर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल दिया था और यहाँ का नाम कर दिया था जलालाबाद। तो जालोर का नाम है वो बदल करके किस नाम के आधार पर? अपने पुत्र के नाम के आधार पर जलालाबाद है वो कर दिया गया था। तो याद रखना जालोर का है वो जलालाबाद नाम रखा गया था। अब हम चलते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में जालोर के, यानी किस तरह से इसकी भौगोलिक स्थिति रहती है। तो नया संभाग पैटर्न के अनुसार हम देखें
तो नए प्रशासनिक सीमांकन अब वर्तमान में जो राजस्थान के 41 जिले हैं और इसमें बदलाव हुआ है, और 41 जिले में अब जालोर है वो जोधपुर संभाग का हिस्सा है। पहले भी जोधपुर का था, परंतु उसके बाद में जो 50 जिले बने थे तो उसे जालोर को जोधपुर से है वो अलग कर दिया गया था, और अब वापस से है 41 जिले होने की वजह से जालोर को जोधपुर संभाग के अंतर्गत वापस मिला दिया गया है। तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? वो आता है जोधपुर संभाग के अंतर्गत। अक्षांश व क्षेत्रफल की बात करें तो अक्षांश और क्षेत्रफल में अगर देखें तो इसकी स्थिति है 25 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 25 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यानी 25 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश ये अक्षांशीय विस्तार है, देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और जिले का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें 10,640 वर्ग किलोमीटर है। तो 640 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल रहता है जालोर जिले के बारे में। अब हम पड़ोसी सीमाओं की बात करें, किस किस के साथ में पड़ोसी सीमाएं लगती है, तो उत्तर पश्चिम में जो बालोतरा नया जिला बना है उसकी सीमा लगती है। तो यानी ये जो यहाँ जालोर है इसके बालोतरा की सीमा लगती है, और पूर्व में अगर बात करें तो पाली और सिरोही की सीमा लगती है। यानी पूर्व में पाली और सिरोही की लगती है, उत्तर पश्चिम में बालोतरा की लगती है, और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम में बाड़मेर और एक राज्य की सीमा लगती है जिसका नाम है गुजरात, और गुजरात का बनासकांठा क्षेत्र है उनकी सीमा है वो लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जालोर जिले की सीमा लगती है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जालोर जिले की किन जिलों से सीमा छूती है, तो आपको याद होना चाहिए बालोतरा है, पाली, सिरोही और बाड़मेर ये राज्य जिले की सीमा लगती है, और एक स्टेट से सीमा लगती है जिसका नाम है गुजरात। तो इनकी सीमा बनाता है। भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप में जिले के पश्चिम भाग में मुख्य रूप से रेतीले टीले पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल का विस्तार है पश्चिम क्षेत्र में, और पश्चिम क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार होने की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े रेतीले टीले हैं, बालू के टीले हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हमारी भाषा में धोरे कहते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वह है सुदा पर्वत, और सुदा पर्वत है 931 मीटर यानी 3252 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, और अरावली पर्वतमाला का विस्तार होने की वजह से यहाँ पर भी अरावली की पर्वत चोटी पाई जाती है जिसका नाम है सुदा पर्वत, और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 991 मीटर यानी 3252 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। अब अगर हम देखें प्रिय विद्यार्थियों नदियां और सिंचाई के बारे में, तो नदियां कौन कौन सी प्रवाहित होती है और किस तरह की यहाँ पर सिंचाई प्रणाली है। तो प्रमुख नदी की सबसे पहले बात करें तो प्रमुख नदियों में यहाँ पर लूणी नदी, सुकड़ी नदी, खारी नदी, सागी नदी और बाडी नदी, ये यहाँ की 5 मुख्य नदियाँ रहती है जो जालोर जिले में प्रवाहित होती है, और यहाँ की मुख्य नदी है वो है लूणी नदी। तो जालोर जिले की मुख्य नदी लूणी है, और लूणी के बाद में सुकड़ी है, खारी है, सागी है और बांडी नदी ये प्रवाहित होती है। अगर विशेषता देखें नदियों की तो ये सभी नदियाँ केवल मानसून पर निर्भर है, यानी बरसाती नदियाँ हैं, यानी 12मासी नदियाँ ऐसी नहीं है कि 12मासी प्रवाहित होती है। यानी ये नदियाँ वो है जो वर्षा पर निर्भर है, यानी मानसून का जब समय होता है तब ये नदियाँ प्रवाहित होती है, जब मानसून नहीं होता है तो ये नदियाँ सूख जाती हैं। अगर हम जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी में अगर देखें तो जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। तो जवाई नदी पश्चिमी राजस्थान की गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये नदी जालोर के साइला बिराना गांव के पास आकर के खारी नदी में मिल जाती है। यानी जो खारी नदी है उसमें जवाई नदी आकर के मिलती है, और जवाई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में उस मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होकर के जवाई नदी आती है, और आने के बाद में ये खारी नदी में मिल जाती है, और जालोर के साइला और बिराना गांव के पास में ये नदी प्रवाहित होती है।
इसके साथ साथ में यहाँ की प्रमुख नहरों की अगर बात करें तो प्रमुख नहर में यहाँ पर नर्मदा नहर, और इसका प्रवेश अगर बात करें तो राजस्थान के सिलू गांव से होता है। यानी जालोर जिले में नदियों के अलावा यहाँ पर नहर भी है जिसका नाम है नर्मदा नहर, और नर्मदा नहर है इसका जो प्रवेश होता है वो राजस्थान के सिलू गांव से ही होता है। और नए सीमांकन के बाद इस नहर का मुख्य लाभ अब अलग हुए सांचौर जिले को मिल रहा है। यानी पहले सांचौर था, अब वापस है 41 जिले होने की वजह से सांचौर जिले को खत्म कर दिया गया है, और अब वापस है वो जालोर जिले में ही बना दिया गया है। तो सांचौर अब वर्तमान में जिला नहीं है, तो यानी इसका जो मुख्य लाभ है वो सांचौर क्षेत्र को होता है। यानी जालोर जिले में जो सांचौर क्षेत्र है उसको सबसे ज्यादा लाभ है वो मिल पाता है। सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें किस तरह से सिंचाई व्यवस्था है जालोर में, तो जालोर में सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो कुएं और नलकूप है। यानी जो दक्षिणी पश्चिमी जो जिले हैं उसमें सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएं और नलकूप ही है, क्योंकि उस क्षेत्रों में नदियां नहरें हैं वो बहुत कम मात्रा में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती हैं। और इसके साथ साथ में अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर है वो गहरा हो गया है। यानी लगातार कुओं की संख्या बढ़ रही है, और जिस तरह से कुएं और नलकूपों की संख्या बढ़ने की वजह से भूमि का जो आंतरिक जो जल था वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है। यानी पहले 50-60 फीट पर पानी है वो आसानी से प्राप्त हो जाता था, अब वही 100-150 फीट की गहराई में चला गया है। इसलिए लगातार है भूजल स्तर में कमी आ रही है। और कुछ विशेष क्षेत्रों में जवाई बांध का पानी सिंचाई के लिए भी आता है। यानी जवाई बांध है, और जवाई बांध जो पाली में है इसका जल भी जालोर में सिंचाई के लिए आता है। तो यानी नर्मदा नहर या जवाई नदी, लूणी, सूकड़ी, खारी, सागी, बांडी के अलावा अगर बात करें तो जवाई बांध के जल से भी यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। तो ये थी जालोर जिले के बारे में, नदियाँ और सिंचाई के बारे में। अब यहाँ की कृषि और फसलों के बारे में देखें तो यहाँ पर कृषि और फसलों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा है वो ईस्ट बंगाल और जीरा का उत्पादन जालोर अग्रणी माना जाता है। यानी सबसे ज़्यादा ईस्ट बंगाल कहाँ प्राप्त होता है या उत्पादन होता है, तो ईस्ट बंगाल है वो जालोर में। जीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है जालोर जिले में। तो याद रखना ईस्ट बंगाल और जीरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा है वो जालोर जिले में होता है। इसके अलावा यहाँ पर सरसों है, बाजरा है, गेहूं भी प्रचुर मात्रा में बोया जाता है। यानी इसके साथ साथ में गेहूं खाद्यान्न फसलों के रूप में, सरसों है तलन के रूप में, बाजरा खाद्यान्न के रूप में है वो बोया जाता है। अगर यहाँ की बागवानी फसलों की बात करें तो बागवानी फसलों में यहाँ पर सब्जियों के अंतर्गत टमाटर की भारी पैदावार की जाती है। यानी इस दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी जिले के जालोर जिले में टमाटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और यहाँ पर अनार की खेती भी यहाँ के किसानों द्वारा प्रमुखता और वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। यानी अनार का उत्पादन है, जो फल है उनका भी उत्पादन बहुत ज़्यादा है वो जालोर जिले में किया जाता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात करें, औद्योगिक अर्थव्यवस्था किस तरह की है, तो कृषि के साथ साथ ये जिला अपने पत्थर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसलिए इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो जालोर जिले में होता है, और जालोर जिले में इनका उत्पादन अधिक होने की वजह से इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट स्लेब और टाइल्स के खनन, कटिंग, पॉलिशिंग के लिए यह विश्वविख्यात है। यानी जो आप टाइलें देख रहे हैं और इन टाइलों में जो डिजाइन का काम है, खनन का कार्य है, या उसको किस तरह से कटाई करनी है या उसको किस तरह से चमकाना है, पॉलिश करनी है, तो ये सब कार्य है वो जालोर जिले अग्रणी माना जाता है। और ये भारत में नहीं पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध माना जाता है जालोर को। इसके साथ साथ में कृषि चुनौतियां क्या है कृषि के सामने, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी और जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण कृषि विकास में बाधा आती है। यानी यहाँ पर रेतीली मृदा है और रेतीली मृदा कम उपजाऊ होती है, और कम उपजाऊ के साथ साथ में यहाँ का भूजल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है।
और फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक होने की वजह से यहाँ की कृषि में विकास में बहुत बड़ी बाधा माना जाता है। और इन चुनौतियों के बावजूद यहाँ पर नकदी फसलों के मामले यह जिला बेहद समृद्ध माना जाता है। यानी यहाँ पर कृषि की अनेक चुनौतियाँ हैं और चुनौतियों के बावजूद भी जो नकदी फसलें हैं और इन नकदी फसलों के मामले में यह जिला बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कपास है, मूंगफली है, इनका उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों कृषि। अब हम मुख्य रूप से टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं जालोर के पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के बारे में। तो अगर जालोर दुर्ग के बारे में देखें या स्वर्णगिरी के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं ये एक पर्वत चोटी है। इस पर्वत चोटी पर इस तरह से ये दुर्ग बनाया गया है जिसका नाम है स्वर्णगिरी। यह दुर्ग कनकांचल या सोनगिरी की पहाड़ी पर 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कौन सी पहाड़ी पर? कनकांचल या फिर सोनगिरी की जो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 1200 फीट। और इस 1200 फीट की ऊंचाई पर इस दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया है। और इसके 4 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। उसे सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल और सिरेपोल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वर्णगिरी किले में कितने प्रवेश द्वार हैं, तो वो 4 हैं। उनके नाम भी पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है सूरजपोल है, ध्रुवपोल है, चांदपोल है और सिरेपोल है। तो याद रखना है शिशु, ध्रुव, चांद, तो चारों आपको ये द्वार याद हो जाएंगे। शिशु, ध्रुव पोल में शिशु का आता है, सी का आता है सिरेपोल, सु का आता है सूरजपोल, शिशु और ध्रुव का आता है ध्रुवपोल और चांद है वो चांदपोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रवेश द्वार है वो बनाए गए हैं स्वर्णगिरी दुर्ग पर। यहाँ पर एक प्रसिद्ध तोपखाना भी मौजूद है। और तोपखाना किस लिए कब बनाया गया था? ये 8वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित एक प्राचीन संस्कृत पाठशाला थी। यानी पहले एक संस्कृत की पाठशाला थी जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। परमार शासक कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में करवाया था। जो बाद में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था। यानी संस्कृत जो पाठशाला थी उसको तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर मस्जिद है वो बना दी गई थी। तो एक पाठशाला थी, वहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, उनको तोड़ करके अब कितना बड़ा हमारे राजस्थान का एक दुर्भाग्य कहें तो वो है कि एक जो पाठशाला थी बहुत बड़ी पाठशाला थी उसको तोड़ करके यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अन्य बना देते, जो काम आए लाइब्रेरी बना देते थे, अन्य चीज़ बना देते थे, परंतु उन्होंने किस चीज़ को महत्व दिया था? यहाँ पर मस्जिद को महत्व दिया था। तो यानी संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके एक मस्जिद का यहाँ पर निर्माण करवा दिया गया था। और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक था राजा भोज ने, 8वीं शताब्दी में करवाया था। उसके बाद में यहाँ पर एक किला आता है भद्राजुन का किला। और भद्राजुन का किला अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है और यह स्थान है वो महाभारतकालीन ऐतिहासिक महत्व रखता है। यानी ये महाभारत के समय का स्थान है भद्राजुन। और यहाँ पर जनश्रुति और मान्यता है कि यहीं पर वीर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ था। तो यानी भद्राजुन का जो क्षेत्र था यहाँ पर जनश्रुति और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो पांडु पुत्र अर्जुन था और अर्जुन और सुभद्रा की जो शादी हुई थी वो इसी क्षेत्र में हुई थी। तो याद रखना जो एक पावन क्षेत्र यहाँ पर पांडु पुत्र अर्जुन और सुभद्रा की यहाँ पर शादी हुई थी और वो क्षेत्र था भद्राजुन का क्षेत्र जालोर जिले में। अन्य स्थलों की अगर बात करें तो अन्य स्थलों में यहाँ पर रानीवाड़ा और उमेदाबाद में राठौड़ों और भाटी सरदारों की ऐतिहासिक छतरियाँ भी स्थित हैं। तो रानीवाड़ा और उमेदाबाद में यानी जालोर के 2 क्षेत्र हैं, रानीवाड़ा और उमेदाबाद। और रानीवाड़ा और उमेदाबाद में राठौड़ वंश की और भाटी जो सरदार थे उनकी आज भी वहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं।
तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं जालोर के किन क्षेत्रों में राठौड़ों और भाटी सरदारों की छतरियां हैं वो बनी हुई है, तो रानीवाड़ा और उम्मेदाबाद में बनी हुई है। किले के भीतर अगर बात करें तो प्रसिद्ध जबाली कुंड और सोहन बाग भी स्थित है। यानी जो जालोर का सूरणगिरी किला है उसमें जबाली कुंड और सोहन बाग मौजूद है। तो ये सोहन बाग और जबाली कुंड के बारे में पूछ सकते हैं कि जबाली कुंड कहाँ है, तो वह सूरणगिरी किले में जालोर में। सोहन बाग कहाँ है, जालोर में सूरणगिरी किले में मौजूद है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है मंदिर और धार्मिक स्थल के बारे में। मंदिर और धार्मिक स्थल के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर सिरे मंदिर प्रमुख है। और सिरे मंदिर किस देवता के लिए है, तो ये जालोर दुर्ग के पास में ही स्थित है और यह स्थान महर्षि जबाली की तपोभूमि मानी जाती है। तो मैंने पीछे भी बताया था, जालोर का ये क्षेत्र महर्षि जबाली की तपोभूमि माना जाता है और इसके नाम के आधार पर यहाँ का नाम पड़ा था जबालापुर। और यह संपूर्ण मारवाड़ में नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय है, उनका एक बहुत बड़ा और प्रमुख आस्था का केंद्र माना जाता है। और इसके आधार पर यहाँ पर जो मंदिर है जिसका नाम है सिरे मंदिर। तो याद रखना, सिरे मंदिर कहाँ है, दुर्ग में है। और यहाँ की जो जबाली की तपोभूमि रही है और उसके नाम के आधार पर यह नाथ, मारवाड़ के नाथ जो संप्रदाय है उनका बहुत बड़ा मंदिर है जो आस्था का केंद्र है, जिसका नाम है सिरे मंदिर। उसके साथ साथ में सुधा माता का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। और सुधा माता का जो मंदिर है वो भीनमाल के समीप अरावली की 991 मीटर ऊंची सुधा चोटी पर बना हुआ है। यानी अरावली की जो सुधा चोटी है उन पर ये मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर, भीनमाल के पास में। और भीनमाल के पास में सुधा माता का मंदिर है, सुधा की पहाड़ी पर, जिसकी ऊंचाई है 991 मीटर। यह अगटेश्वरी माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यह राजस्थान का पहला रोपवे बना था। यानी राजस्थान का पहला रोपवे किसे बनाया गया था, तो अगटेश्वरी माता का प्रसिद्ध जो शक्तिपीठ है या सुधा माता का जो मंदिर है उसको बनाया गया है। तो सुधा माता का जो मंदिर है उसे राजस्थान का सबसे पहला रोपवे बनाया गया जो जालोर में है, सुधा की पहाड़ी पर है। तो ये क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं, मोस्ट है। संत मलिक शाह की दरगाह, और संत मलिक शाह की दरगाह की अगर बात करें तो वो जालोर में ही है और ये जालोर दुर्ग के परिसर में ही स्थित है। तो यानी संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। और प्रसिद्ध सूफी संत मलिक शाह की ये ऐतिहासिक दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का महान प्रतीक माना जाता है। ऐसा नहीं कि उस दरगाह में मुस्लिम धर्म के ही लोग जाते हैं, नहीं, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग हैं, वो उस दुर्ग में सूफी संत में मलिक शाह की जो दरगाह है उसमें जाते हैं। तो मलिक शाह की दरगाह कहाँ है, जालोर दुर्ग के परिसर में मौजूद है। उसके बाद में अगर देखें तो जैन धर्म स्थल भी यहाँ पर मौजूद है और जैन धर्म स्थल है वो दुर्ग के भीतर परमारकालीन ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ स्थित है। यानी दुर्ग के भीतर में परमारों का जो समय था उस समय का ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ है वो यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म थे, आदिनाथ और शांतिनाथ के भव्य प्राचीन जैन मंदिर शोभायमान है। यानी यहाँ पर भी भगवान आदिनाथ और शांतिनाथ के भव्य मंदिर है, वो भी जैन मंदिर है, वो भी बने हुए हैं। तो ये थी मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मेले और संस्कृति किस तरह की और कब मेले भरे जाते हैं, कौन कौन से त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले प्रसिद्ध ढोल नृत्य के बारे में। और अगर प्रसिद्ध ढोल नृत्य के बारे में हम देखें तो ये जालोर का सुप्रसिद्ध नृत्य है। तो ये क्वेश्चन कला संस्कृति में पूछा जाता है कि जालोर का प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वो ढोल नृत्य है। और ये मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब शादी होती है और शादी के समय यहाँ पर डीजे का अन्य कोई बैंड बाजे नहीं लेके आते हैं, यहाँ पर ढोल के द्वारा ही नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है।
और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी महिलाएं ढोल पर नहीं नाचती हैं, केवल पुरुष है वो ही इस ढोल पर है वो नाचते हैं। इसके साथ साथ में इसमें मुख्य होता है उसमें थांकना के नाम से जाना जाता है, और थांकना शैली में ढोल बजाना शुरू करता है। यानी जो ढोल का मुख्य होता है उसमें जो थांकना शैली होती है, ढोल की अलग अलग शैली होती है बजाने की। जिस तरह से हम तो एक ही जानते हैं, हड़िप्पा जानते हैं या फिर टिंग टिंगा टिंग वो करते हैं। तो यानी थांकना जो शैली होती है वो बहुत उसकी मधुर आवाज़ होती है और उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। तो थांकना शैली में ढोल है वो बजाया जाता है, जो उसका ढोल में जो समूह होता है उसका जो मुख्य होता है उसके द्वारा बजाया जाता है। अब अगर हम देखें नृत्य के कलाकार के रूप में, तो मुख्य रूप से ढोली, सरगरा, माली और भील जाति के कलाकार इसमें अत्यंत निपुण होते हैं। यानी मुख्य रूप से जो ढोली होती है, यानी ढोल बजाते हैं, उसे ढोली के नाम से जाना जाता है। तो ढोली होते हैं, सरगरा होते हैं, माली समुदाय के होते हैं और भील जाति के लोग हैं, यानी अलग अलग कलाकार होते हैं जो ढोले बजाते हैं। और इस ऊर्जावान नृत्य में एक साथ 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं, यानी 4 से 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 4-5 ढोल से ज़्यादा है ढोल है वो एक साथ बजाए जाते हैं, और उसमें इतना उमंग और साहस और वो ऊर्जा होती है कि वो मधुर आवाज में ये ढोल है वो बजाया जाता है। इसके साथ साथ में जयनारायण व्यास का जालोर में किस तरह से योगदान रहा है, तो यह कला पहले केवल स्थानीय थी और इस अद्भुत क्षेत्रीय नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। यानी ये पहले एक स्थानीय लेवल पर था, यानी जालोर तक ही सीमित था, परंतु राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, और जयनारायण जी व्यास के द्वारा इसको भारत स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर भी लेकर गए थे, और उन्होंने विश्व स्तर पर इसकी एक पहचान बनाई है ढोल नृत्य के बारे में। तो इसका सबसे पहले ज़्यादा योगदान है वो जयनारायण व्यास को जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ढोल नृत्य की पहचान है वो विश्व स्तर पर किसने दिलाई थी, तो वो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के द्वारा। उसके बाद में स्थानीय मेले और हस्तशिल्प की कला की बात करें तो यहाँ पर सिरे मंदिर का मेला और रानीवाड़ा का जो सेवड़िया पशु मेला यहाँ का प्रमुख आयोजन होता है। यानी जो सिरे मंदिर है उनका और रानीवाड़ा का जो सेवड़िया पशु मेला होता है यहाँ पर प्रमुख रूप से आयोजन किया जाता है जालोर जिले में। और हस्तशिल्प में लेटा गांव बुनकरों द्वारा निर्मित सूती खेसला के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यानी जो हम चद्दर ओढ़ते हैं जो खेसला के नाम से ज़्यादा सूती होता है, जो गर्मियों में ओढ़ा जाता है, जो क्या होता है कि ठंडा रहता है, तो यहाँ से वो हाथ से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प यानी जो हाथ से बुन करके यहाँ पर राजस्थान में और पूरे भारत में है उनको पहचान मिली है। तो उन बुनकरों के द्वारा ये सूती खेसला का पूरे राज्य में प्रसिद्ध माना जाता है। तो कहाँ होता है इसका निर्माण है, ये होता है लेटा गांव जालोर क्षेत्र में होता है, जालोर जिले में। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी आज की जालोर जिले के बारे में, मेले और संस्कृति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, समय है हमारा लास्ट में अंत में जालोर जिले से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो पीछे के एग्जाम में आपके लिए पूछे गए हैं। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 1311 ईस्वी में साके में जालोर के शासक कानड़देव के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया था। अभी मैंने बताया था जो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव और उसका पुत्र था वीरमदेव, उनके साथ में जो विश्वासघात किया था उसका नाम था बीकादहिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीकादहिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नए 41 जिलों के गठन के बाद जालोर जिला अब किस नए संभाग के अंतर्गत आता है। पाली को वापस रद्द कर दिया है, पहले पाली था, पाली को रद्द करने के बाद में अब वापस जोधपुर में आ गया है। तो यानी पहले 50 जिले थे, तब किस जिले में किस संभाग में था, पाली संभाग में। फिर उनको संभाग का सीकर और पाली को बांसवाड़ा को इस संभाग को हटाने के बाद में
अब वापस जोधपुर संभाग के अंतर्गत कर दिया। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, अब की बात है तो अब आएगा जोधपुर में, और जो 50 जिले के आए यहां पर लिखा हुआ तब आएगा पाली संभाग में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जालोर के प्रसिद्ध ढोल नृत्य को किस पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रकाश में लाकर पहचान दिलाई है? तो वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन संस्कृत पाठशाला जिसे तोपखाना कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? तो वो परमार राजा भोज ने करवाया था। तो यानी संस्कृत पाठशाला का निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और उसके बाद में जो तोपखाना बनाया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ करके यहां पर एक मस्जिद बना दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जालोर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या नाम रखा था? तो वो है जलालाबाद। तो यानी जालोर को जीत करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा था जलालाबाद। तो यानी अलाउद्दीन खिलजी और कान्नड़देव और वीरमदेव के बीच में 1311 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कान्नड़देव और वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उस किले को जीत करते अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का नाम रख दिया था जलालाबाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों को है दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को। इसी आशा के साथ सभी प्रिय विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।